कल हमने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था पुणे टू लोनावाला। वो वीडियो चैनल पे अपलोड करने का हमारा जो मकसद था वो ये कि आप सब लोगों को ये सिखाया जाए कि आप सिटी में कैसे कार चला सकते हैं और सिटी से बाहर हाईवे के ऊपर आप फोर व्हीलर को कैसे ड्राइव करें। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो के नीचे कमेंट किया कि उसमें ऑडियो नहीं है। तो देखो, ये जो रोड ट्रिप के वीडियो होते हैं ना, आप दुनिया के दूसरे मुल्कों के भी देखेंगे तो उसमें सिर्फ वीडियो होता है, उसमें ऑडियो नहीं होता है। लेकिन चूंकि हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारे लोग आज भी वो कार ड्राइव करना नहीं जानते हैं या बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। जैसे कि मैं खुद एक आप लोगों के सामने मिसाल हूँ। मैंने अपनी लाइफ के 47 ईयर्स यानी 47 साल मुझे खुद को ये पता नहीं था कि कार कैसे ड्राइव करते हैं। आज तक कभी मैंने उसकी कोशिश भी नहीं किया था। लेकिन अभी मैं बहुत सारे देशों में यात्रा करता हूँ, सफ़र करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उन देशों के अंदर कार वो रेंट पर मिलती है। जैसे हमारे भारत देश में बाइक रेंट पर मिलती है, साइकिल रेंट के ऊपर मिलती है, ऐसे ही हमारे देश में भी बहुत सारी जगह कार भी रेंट से मिलती है। लेकिन हमारे देश में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सस्ता है और हर जगह अवेलेबल है। यानी मैंने साउथ कोरिया, चाइना ऐसे देशों की भी यात्रा किया हूँ जो आज हम लोग कहते हैं कि चाइना दुनिया में 100 साल आगे चल रहा है, और बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे भारत देश से 100 साल आगे चल रहा है। लेकिन एक कमी चाइना में भी है जो हमारे भारत देश में नहीं है, और वो ये है कि चाइना का भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो हमारे भारत देश से बहुत पीछे है। क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे देहात में, छोटे छोटे गांव खेड़े के अंदर जो है आने जाने के लिए बसेस गवर्नमेंट्स की अवेलेबल होती है। और इसी तरह से अगर बसेस नहीं भी है तो बहुत सारी जगह टेम्पू चलते हैं, बहुत सारी जगह ऑटो रिक्शा चलते हैं। यानी ऑटो रिक्शा तो हमारे भारत देश में हर जगह पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो इसलिए हमारे भारत देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान है। हालांकि दुनिया के बाकी देशों में भी जहाँ जहाँ पे भी मैंने यात्रा किया हूँ, स्पेशली साउथ कोरिया, चाइना का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये जो देश है ना, दुनिया में बहुत ऊंचे समझे जाते हैं। स्पेशली साउथ कोरिया ऐसा समझा जाता है क्योंकि आईक्यू लेवल भी पूरे वर्ल्ड में साउथ कोरिया का सबसे ऊंचा है। मगर उसके बावजूद वहाँ पर भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ज़ीरो है। अगर आपके पास अपनी खुद की कार है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर जो वहाँ की बड़ी बड़ी सिटीज़ है, जैसे सोल सिटी है जो वहाँ का कैपिटल है, वहाँ से बुसान जाना है, देगू जाना है, पोहांग जाना है, ये वहाँ के बड़े बड़े सिटीज़ हैं। वहाँ उनकी कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी, उसके लिए वहाँ पे बसेस चलती है, बुलेट ट्रेन भी चलती है। लेकिन जो छोटे तालुके हैं उसके लिए वहाँ पे कोई बस नहीं चलती है। आपके पास अपनी खुद की कार चाहिए या फिर आप कार रेंट के ऊपर लो और किराए पे कार लेके वहाँ पे जाओ। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है वो देशों के अंदर। इसीलिए मुझे जो है इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि मैं भी ड्राइविंग सीखूं। तो देखो, मैंने अपनी लाइफ के 47 ईयर कंप्लीट करने के बाद, यानी अभी मेरा रनिंग जो है 48 ईयर्स चल रहा है, अब जाके मैंने ड्राइविंग स्कूल के अंदर एडमिशन लिया। और ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेने के बाद में मैंने ड्राइविंग को सीखा। तो जो ड्राइविंग स्कूल में मैंने जो स्किल सीखे हैं, क्योंकि मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे भारत देश के अंदर ही कोई अपने भाई से ड्राइविंग सीख ले, चाचा से ड्राइविंग सीख ले और किसी रिश्तेदार से, दोस्त से ड्राइविंग सीख ले तो वो इंसान आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है। लेकिन बाकी देशों में ऐसा नहीं है। बाकी देशों में ऐसे रूल्स है कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए आपने ड्राइविंग क्लासेस से ही या ड्राइविंग स्कूल से ही ड्राइविंग सीखी हुई होना चाहिए। वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट के सबमिशन के बाद तब आपका एग्ज़ाम होता है ड्राइविंग यानी आरटीओ में वहाँ के। और उसके बाद जब वो देखते हैं कि अब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने के काबिल बन गए हैं तो ही वो सारे टेस्ट पास करने के बाद में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो इसलिए मेरा अपना पर्सनल भी जो एक्सपीरियंस और तजुर्बा है ड्राइविंग सीखने का, वो यही है कि मैं आप सब लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो आप, अगर जिसको ड्राइविंग नहीं आती है, वो किसी स्कूल में ज़रूर सीखें।
दोस्त से भी अगर आपने सीखा है, भाई से भी आपने सीखा है, क्योंकि एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत देश में ड्राइविंग इतनी सस्ती है, यानी ये सीखना भी स्कूल में, बहुत सारे देशों में इससे ज़्यादा पैसे तो जितने में आप यहाँ ड्राइविंग, जैसे अभी मैं आपको मेरी मिसाल दे दूं, पुणे के अंदर जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे घर के करीब में ही सबसे पहले मेरे बेटे ने वहाँ पे ड्राइविंग सीखी। और जब उसने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और टीचर्स वगैरह के बारे में बताया कि वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से वो सिखाते हैं, बहुत प्रोफेशनल्स है, तब जाके मैंने भी वहाँ पे एडमिशन लिया। और मैं आपको बता दूं कि लाइसेंस के साथ में मुझे ऑलमोस्ट 8,500 रुपये में वो पड़ा। उससे भी कम में है वहाँ पर। उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस गाड़ी के ऊपर सीखना चाहते हैं। तो आप 5,000 में भी सीख सकते हैं, 8,000 में भी सीख सकते हैं, उससे ऊपर भी सीख सकते हैं। यानी जो गाड़ी आप अपने लिए चूज करते हो उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट वहाँ पे बनकर आती है। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे पास में विदेश के भी कुछ मुल्कों का लाइसेंस है, लेकिन वो टू व्हीलर का है। अब वो टू व्हीलर का लाइसेंस मैंने इंडियन करेंसी के हिसाब से 30,000 रुपये में, 35,000 रुपये में, इस तरीके से वहाँ पे लिया हुआ है। वो भी वहाँ का टेस्ट पास करने के बाद और अपने इंडिया का लाइसेंस मेरे पास में था उसके बाद। अब फोर व्हीलर के लिए जब मैंने वहाँ पे पता किया कि यहाँ क्या चार्जेस है, तो पता चला कि फोर व्हीलर का सिर्फ लाइसेंस वहाँ पे मिलता है 40,000 में, 45,000 में, वो भी टेस्ट पूरे पास करने के बाद। और मेरा एक स्टूडेंट है कतर में, अभी मैं लास्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पे गया था, तो उसने मुझे अपने बारे में बताया कि उसने ऑलमोस्ट 2 लाख रुपये सिर्फ और सिर्फ वहाँ के आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहली बार अप्लाई किया, फेल हो गए, और वो फीस उन लोगों के यानी वो ख़त्म हो गई। अब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी मर्तबा में फिर उन्होंने पास किए तो 4 मर्तबा उनको वहाँ की फ़ीस भरना पड़ी, तब जाके उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिला। तो देखो विदेशों में जो है ना, जितने पैसे हमारे देश में आप ड्राइविंग स्कूल के साथ, लाइसेंस के साथ, आपको स्कूल भी मिल रहा है, ट्रेनिंग भी मिल रही है, लाइसेंस भी मिल रहा है, उससे 4 गुना ज़्यादा पैसे सिर्फ लाइसेंस के हैं। तो इसके लिए मैं तो हर एक को यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आप देख रहे हैं ये कार मैं चला रहा हूं, अब मेरी कार में आपको क्या फिनिशिंग नज़र आ रही है। ये लोनावाला जैसा शहर है जहां हमेशा ट्रैफिक जाम होता है, पहाड़ों के ऊपर ये शहर बसा हुआ है, और सारे रास्ते जो है यहाँ के वो ऊपर नीचे है, खूबड़ खाबड़ है, और यहाँ पे कब कौन किधर से गाड़ी लेके आ जाएगा आप बता नहीं सकते हैं, क्योंकि सब पहाड़ों के बीच में से आप चल रहे हो। उसके अलावा अब आप देख सकते हैं कि जो पैदल चलने वाली पब्लिक है वो भी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। लेकिन उसके बावजूद मैं बिल्कुल आसानी के साथ में ये लोनावाला रेलवे स्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, और बिल्कुल मैं अपनी रफ्तार के अंदर, रिक्शे भी आ रहे हैं सामने से, वो सबको कवर करते हुए, और ये जो पैदल चलने वाले लोग हैं इन सारे लोगों को भी मैं कवर करते हुए अपनी कार आगे बढ़ा रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि मैंने ड्राइविंग सीखा और मेरे सिखाने वाले टीचर ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाई। और ये मेरा प्रमोशन का वीडियो नहीं है कि मुझे किसी ड्राइविंग स्कूल वालों ने कुछ पैसे दिए हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये मेरे दिल ने कहा, क्योंकि मुझे वो स्कूल वालों ने अच्छे से सिखाए। उस स्कूल का नाम है गौरांग ड्राइविंग स्कूल, कोंढवा में है पुणे के अंदर। तो गौरांग ड्राइविंग स्कूल, वहाँ पे मैंने ये सीखा हूँ, और मुझे अच्छा उन लोगों का बहुत कोऑपरेटिव वो लोग लगे। लाइसेंस के लिए भी उन लोगों ने जिस तरीके से कोशिश की है, मैं रोज़े से था, उसके बावजूद आसानी से हमारे सारे टेस्ट हो गए और ड्राइविंग लाइसेंस भी जो है मेरा अप्रूव्ड हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि स्कूल वालों ने इतना ज़्यादा कोऑपरेट किए, तो बिल्कुल उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से जो गौरांग ड्राइविंग स्कूल है उसके दीपक सर है, उसके अलावा मेरे जो टीचर थे जिन्होंने मुझे सिखाए, नरेंद्र उनका नाम था, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से उन्होंने जो है मुझे ये सिखाए, जिसकी वजह से मुझे गाड़ी चलाने में अभी कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई तकलीफ़ नहीं आती है। मैं आसानी के साथ में अभी फ़िलहाल अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। आप सोच देख सकते हैं
कि मैं अपनी ही कार लेकर लोनावाला गया और वहाँ पर जो है साथ में हमारी पूरी फैमिलीज थी, मेरी फैमिली, मेरे भाई की फैमिली। अब उनको मुंबई जाना था, इसके लिए मैंने मेरे भाई और उनकी पूरी फैमिली को लोनावाला स्टेशन के ऊपर यहाँ पे ये मैं उनको ड्रॉप कर रहा हूँ। तो लोनावाला स्टेशन पे ये भी इंतज़ाम अच्छा है कि आप अपने पैसेंजर्स को ड्रॉप करके आगे बढ़ सकते हो, यानी उन्होंने रास्ता ऐसा बनाया है, एक रास्ते से आना है, दूसरे रास्ते से सीधा सीधा आपको सामने से निकल जाना है। तो देखो, मैं आपको अब इस वीडियो में आगे यही बताऊंगा। जो लोग भी ड्राइविंग सीखना चाहते हैं वो ड्राइविंग स्कूल से ज़रूर ड्राइविंग सीखें, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें। जैसे बाहर देशों में एक्सीडेंट्स बहुत कम इसलिए होते हैं कि वो देशों के अंदर ये एजुकेशन जो है ना वो स्कूल में दिया जाता है। स्कूल के अंदर ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, डिसिप्लिन हम जिसे कहते हैं ना। तो चाइना है, साउथ कोरिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड वगैरह, ये सारे मुल्कों में अगर आप कभी सफ़र करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये देशों के अंदर लोग ट्रैफिक रूल्स का कैसे पालन करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं, कैसे वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी सिग्नल्स के ऊपर खड़े हो जाते हैं और जब सिग्नल ग्रीन होता है तभी जाके वो लोग अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। सिग्नल ग्रीन होता है, जैसे वॉकिंग वाले भी जो लोग होते हैं तो वो लोग भी जो उनके लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई होती है उसी के ऊपर से वॉकिंग करते हैं। अब हमारे देश में हम लोग रूल्स रेगुलेशंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी अपनी जान जाती है और जिसकी वजह से आपकी अपनी जान को ख़तरा होता है। तो इसके लिए हमारा काम है कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए इतने अच्छे रोड बनाए हैं। देखो, अभी हमारे भारत देश में भी चाइना से अच्छे रोड बन रहे हैं। हमारे भारत देश में भी डेवलपमेंट पूरे ज़ोरों शोर से चल रहा है। हमारा काम है, मेरा ये रिसर्च है पर्सनली, कि नितिन गडकरी साहब वो बार बार अपनी स्पीचेस में बोलते हैं कि हम जो है देश के अंदर रोज़ाना 100 किलोमीटर का रोड बना रहे हैं। हम देश के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए अभी बोले मेरे पास में है देश में और नए नए रोड रास्ते बनाने के लिए। अब आप देखिए ना, समृद्धि महामार्ग, नितिन गडकरी साहब ने इतना अच्छा रोड आपको दिल्ली से लेके नागपुर और नागपुर से लेके मुंबई इस तरह से बना कर दिए। अभी आज की न्यूज़ है, आज ही सुबह सुबह मैं देख रहा था कि 12 लोग मर गए, 3 गाड़ियों का एक साथ में एक्सीडेंट हो गया उसी समृद्धि महामार्ग के ऊपर, खामगांव के पास में। अब आप मुझे बताओ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हुकूमत ने, आप गवर्नमेंट के नाम से हमेशा बुराइयां करते हो, आप बोलते हो कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। अरे गवर्नमेंट ने आपको इतना अच्छा समृद्धि महामार्ग बना कर दी है, अब आपको वहाँ पे गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है, आप खुद जिम्मेदार है। आप सोचिए, गवर्नमेंट ने आपको वो जो रोड बना कर दी है वो इसलिए दी है ताकि आप उस रोड से आसानी के साथ नागपुर से मुंबई है, औरंगाबाद है, जालना है, जहाँ जहाँ से भी वो गुज़रता है आसानी से आप अपना सफ़र तय करो। अब ये आपकी मस्ती है कि आप उसके ऊपर रेस लगा रहे हो, ये आपकी मस्ती है कि आप लग्जरी कार है जिसमें लोगों की जान से आप खेल रहे हो, आप लिमिट जितनी आपको दी गई है उससे ज़्यादा गाड़ी भगा रहे हो, ये आपकी मस्ती है जो आप वहाँ पे रेस खेल रहे हो। यानी ये सिवाय मस्ती के कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं ना, इसमें आधे से ज़्यादा मस्ती की वजह से होते हैं। गाड़ी चलाने वालों को बहुत मस्ती होती है, उनको लगता है कि सामने वाले को ओवरटेक करना है, उनको लगता है बाजू वाले से रेस लगाना है, उनको लगता है कि मेरे साथ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं उन पे ज़रा इम्प्रेशन झाड़ना है, कैसी कार चलाता मैं, मेरे साथ घर के लोग बैठे हुए हैं, फैमिली वाले हैं, ससुराल वाले हैं, उनको बताना है कि मुझे भी कैसी कार चलाना आती है। अब ये सब जो है ना, ये जो आपकी सोच है, ये सोच की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। आप रूल्स फॉलो कीजिए। अभी जैसे मुझे देखिए, मैं बड़े रोड के ऊपर अपनी कार कब ले रहा हूँ, जब मैंने देखा कि दोनों साइड से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। ये रूल जो है ना बाकी देशों में सिखाया जाता है कि जब आप बड़े हाईवे पे गाड़ी लेना चाहते हो उस टाइम तक आप हाईवे के ऊपर कार नहीं लोगे या टू व्हीलर भी नहीं लोगे जब तक के दोनों साइड से कोई गाड़ी दूर दूर तक नहीं आ रही हो। अब हमारे देश में ऐसा होता है
कि जो छोटे रोड से बड़े रोड पे आने वाला होता है उसको लगता है बड़े रोड की बड़ी बड़ी गाड़ियां दोनों साइड खड़े रहे मेरे लिए, और तब मैं जो है अपनी गाड़ी बगैर किसी की परवाह किए कि छोटे रोड से बड़े रोड पे आ जाऊंगा। अब बड़े रोड पे कोई बड़ी गाड़ी पूरे स्पीड में चल रही थी, उसने छोटे गाड़ी को उड़ा दिया, तो बड़े गाड़ी की कोई गलती नहीं है, छोटे गाड़ी की गलती ये है कि भाई आप बड़े रोड के ऊपर क्यों आए। ये सारे रूल्स है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं जो अपनी कार चला रहा हूँ, रोड के बीचों बीच आपको डबल बेल्ट नज़र आ रहा है। ये डबल बेल्ट का मतलब ये होता है कि स्ट्रिक्टली आप यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली यानी पूरे सिंगल अगर वहाँ पे बेल्ट है और वो भी इस तरह से बना हुआ है तो उसका भी मतलब यही होता है कि आप ओवरटेक नहीं करोगे। लेकिन अगर डबल बेल्ट है तो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइडर है, आप इसको डिवाइडर कंसीडर करके चलोगे, और डिवाइडर कंसीडर करने के बाद में आप स्ट्रिक्टली इस रोड को जो है आप ओवरटेक नहीं कर सकते हो, आप अपनी लेन में चलिए। तो आप लोग हमेशा याद रखो, अभी मैं आपको जब हमारी गाड़ी हाईवे के ऊपर चली जाएगी तब मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा कि हाईवे पे जो 3 लाइन बनी हुई होती है या डबल लाइन भी जो बनी हुई होती है, इसका मकसद क्या होता है, ये किस लिए बनी हुई होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होना चाहिए। कि देखो हाईवे पे जो डिवाइडर होता है उसके बाजू की जो लेन होती है वो 100 किलोमीटर की स्पीड में चलने वालों के लिए होती है, ये रूल है। मतलब जो फास्ट चलने वाले हैं, जिनको रुकना नहीं है कहीं पे, ऐसे जो लोग हैं उन लोगों के लिए हाईवे के ऊपर जो पहली लेन होती है डिवाइडर के बाजू की वो उनके लिए होती है। उसके बाजू की जो लेन होती है वो 80 की स्पीड वालों के लिए, जिन लोगों को नॉर्मल स्पीड में अपनी गाड़ी चलाना है उन लोगों के लिए है। तो जो बीच वाली लेन जो होती है, अगर मान लो आप उसके अंदर 80 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो जो 100 और 100 से ऊपर वाले हैं वो आपके राइट साइड से जो डिवाइडर को लग के आपने लेन छोड़ी हुई है वहाँ से वो आसानी के साथ में निकल सकते हैं। और लेफ़्ट साइड की जो तीसरी लेन होती है वो हेवी व्हीकल के लिए 40 से लेके 60 तक उनकी स्पीड जो है वो फिक्स होती है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, वो लेन उनके लिए होती है। तो कभी भी अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो इस बात का आप ख्याल रखें, इस बात का आप ध्यान रखें कि जो लेन होती है ना उसके ये मीनिंग्स होते हैं। नहीं तो फिर ऐसा होगा आप पहली लेन के अंदर खड़े हुए हैं और पहली लेन में खड़े रहने के बाद आप जो है यानी पहली लेन के अंदर आप गाड़ी चला रहे हो और पहली लेन के अंदर गाड़ी चलाने में आप स्पीड कम कर देते हो, आपके गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। तो आपके गाड़ी की स्पीड कम होने के बाद अगर आपको पीछे से आने वाला गाड़ी वाला ठोक देता है तो उसकी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। क्योंकि आपको अगर स्लो गाड़ी चलाना था तो आपने अपनी लेन में गाड़ी चलाना चाहिए था। जो आपकी लेन है, आप अपनी लेन छोड़कर जो स्पीड वाली लेन है उसमें 60 की स्पीड में 40 की स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो फिर कुछ ना कुछ एक्सीडेंट तो होगा ही, और उसके रिस्पॉन्सिबल और उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। अब देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे लोनावाला आप कभी भी जाओगे ना तो ये याद रखना, आप पुणे की तरफ अगर आ रहे हो तो इस तरह से लेफ़्ट साइड के अंदर ये ब्रिज के नीचे से जो रास्ता गया है लेफ़्ट साइड से, वो रास्ता आपको इस ब्रिज के ऊपर ले जाएगा। देखिए अभी ये जो ब्रिज ऊपर जा रहा है ये एक्चुअल में एक्सप्रेस वे की लाइन है। इस पे जब आप जाओगे ना तो आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे जो है सीधा सीधा उसके ऊपर चले जाओगे। देखिए ये ऊपर से एक्सप्रेस वे जा रहा है और ये नीचे से जहाँ से हमारी कार चल रही है इसे जूना हाईवे कहते हैं, ओल्ड हाईवे कहते हैं। पुणे मुंबई ओल्ड हाईवे है ये। क्योंकि तड़ेगांव में मुझे काम था, तड़ेगांव से पहले एक वड़गांव आता है, वहाँ पे मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, काफ़ी सालों पहले मैंने वो ख़रीद के रखा था। तो मेरे फ़र्जंद हुसैन हाशमी को मैंने यही कहा कि ये प्रॉपर्टी वहाँ रुक कर थोड़ी देर देख कर जाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने ये जूना हाईवे चुना था और हम लोग अभी निकल गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं पुणे की तरफ जूने हाईवे से। तो अब आप देखिए मैंने अभी जैसे आपको समझाया
कि अगर आपको स्पीड में कार चलाना है तो आप डिवाइडर के बाजू की जो लाइन है वो लेन के अंदर आप चलेंगे। अभी जैसे हमारी कार चल रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें, ये जो हाईवे है ये जूना हाईवे है, ये कोई एक्सप्रेस वे नहीं है। जो मैंने आपको पहले बात बताया कि अगर आप एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो तो एक्सप्रेस वे पे ये चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि पहली लेन जो है वो 100 की स्पीड वालों के लिए, दूसरी लेन 80 वालों के लिए और तीसरी जो लेन है वो हेवी व्हीकल के लिए होती है। मगर अब इस तरह का हाईवे है, जैसे ये हाईवे है, तो ये हाईवे पे बहुत ध्यान से सुनो आप। जो भी व्हीकल आपका होगा, चाहे आप कार वाले हो, चाहे आप जीप वाले हो, चाहे आप कंटेनर वाले हो, चाहे आप ट्रक वाले हो, आपको अपनी कार या अपनी गाड़ी वो रखना है आपको डिवाइडर वाली ही लेन के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हम जब किसी टोल टैक्स के ऊपर पहुंच जाते हैं या टोल नाके के ऊपर, तो हमेशा याद रखना है कि अब इंडिया जो है ये भी डिजिटल इंडिया हो चुका है। इंडिया में भी डिजिटलाइजेशन हर चीज़ का हो रहा है, तो इन्होंने टोल नाके का भी डिजिटलाइजेशन किया हुआ है। जितने भी टोल इंडिया में है ऑलमोस्ट सारे ही टोल्स के ऊपर अब ये रूल बन गया है कि आपके पास में फास्ट टैग होना चाहिए। फास्ट टैग जो है ना, आप किसी भी बैंक से ले सकते हो, कोई भी बैंक हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, एसबीआई हो, आईडीएफसी हो, एचडीएफसी हो, जितने बैंक्स है हर बैंक वालों का अपना एक फास्ट टैग होता है, वो लोग आपको देते हैं। आपका जहाँ पे भी अकाउंट है आप अप्लाई कीजिए। ऐसे ही आप जो है गूगल पे, फ़ोन पे के ऊपर भी फास्ट टैग अप्लाई कर सकते हो। वो डायरेक्ट आपके घर पे आ जाता है। और अगर मान लो आपको ये प्रोसेसिंग में मालूमात नहीं है, तो पता चला मुझे कि आजकल जो है बहुत सारे लोग भी बना कर देते हैं। जैसे आपके गांव में कोई महा ई सेवा केंद्र होगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अभी हमारे गाड़ी पे भी फास्ट टैग लगा हुआ है। मैंने कार लेने के बाद पहला काम यही किया था। तो फास्ट टैग लगा हुआ होने की वजह से क्या होता है, आप आसानी से, सहूलत से, इस तरह का कोई भी आपको जब टोल नाका आता है तो आप जल्दी से निकल जाते हो। वरना अब रूल ऐसा है कि आपको डबल पैसे देना पड़ेंगे। अगर आपके पास फास्ट टैग नहीं है तो आपको डबल चार्जेस लगेंगे यहाँ पे, ये याद रखो। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो रोड है यानी अभी ये सिंगल हाईवे है। सिंगल का मतलब क्या है कि दोनों साइड से तो लेन है लेकिन 4 लेन नहीं है, एक साइड से अब 2 ही लेन है। अब 2 लेन होने की वजह से हमेशा ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आप कार में हैं, 4 व्हीलर में हैं, तो आपकी जो लेन है वो डिवाइडर के बाजू वाली लेन है, जो डिवाइडर के बाजू वाली। अब देखिए हम इस लेन में आ गए, ये हमारी लेन है। और ये जो लेन है, कोने वाली जो लेन है, लेफ़्ट साइड वाली जो लेन है ना, ये मोटरसाइकिल वालों के लिए, रिक्शे वालों के लिए या उन लोगों के लिए जिनको बाजू के गांव में जाना है या जिन लोगों को जो है कहीं रास्ते में रुकना है, ये उनके लिए है। और आपको भी अगर किसी कार को, गाड़ी को ओवरटेक करना है तो आप बाजू वाली लेन का इस्तेमाल कर सकते हो। या अगर आपको सुकून से चलना है ये रोड पर भी कि आपकी स्पीड कम है और फास्ट जो कारें चल रही है आप उनको कंटिन्यू के लिए छोड़ देना चाहते हो इस रोड को, तो सेकंड लेन का आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये लेन जो है ना, कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 80 की स्पीड और 80 से ऊपर की स्पीड तो होती ही है। तो जब आप इस तरह की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो तो आपने यही लेन पकड़ के चलना चाहिए। और अगर आपके पीछे कोई कार है और कोई बड़ी गाड़ी है, उनको आपसे आगे निकलना है, तो बेहतर ये है कि आप उनको यहाँ से जगह दे दें। यानी आप अपनी गाड़ी लेफ़्ट में ले ले, जब देखें कि लेफ़्ट में कोई नहीं है। और हमेशा एक रूल याद रखें ड्राइविंग का, जो अभी मैंने ड्राइविंग सीखा हूँ, हमको ड्राइविंग स्कूल के अंदर सिखाया गया। जो हमारे साइड मिरर्स है वो हमारे प्रॉपर होना चाहिए
और कार में बैठने के बाद सबसे पहला काम यही है, अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो, कि दोनों साइड के मिरर आप अच्छी तरह से चेक कर लें कि वो बराबर है, अच्छे से काम कर रहे हैं। वरना मिरर नहीं होना भी आपके लिए एक्सीडेंट का सबब और एक्सीडेंट का ज़रिया बन सकता है। इसलिए दोनों मिरर आपके बराबर हो। तो मिरर में हमेशा हमेशा, ये एक रूल है ड्राइविंग का, कि मिरर में देखकर ही आपको लेफ्ट में अपनी गाड़ी या अपनी कार लेना है, और मिरर में देखकर ही आपको राइट में अपनी कार या अपनी गाड़ी लेना है। और दूसरा उसूल ये है कि आप अगर लेफ्ट में अपनी कार लोगे तो आपको लेफ्ट का इंडिकेटर भी देना है। ये नहीं है कि आप बग़ैर इंडिकेटर के अपनी कार जो है लेफ्ट में ले रहे हो। अच्छा, इसमें बहुत ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि अगर आपको अपने मिरर में मान लो पीछे कोई कार नज़र नहीं आ रही है दूर दूर तक, और आपने देख लिया कि भाई अभी पीछे तो कोई कार नहीं है, मुझे इंडिकेटर देने की क्या ज़रूरत है, मैं तो बगैर इंडिकेटर के भी अपनी कार जो है वो लेफ्ट में ले सकता हूँ। यानी सामने अगर आपके कोई ट्रक वगैरह है, आपको उसको ओवरटेक करना है तो ये बहुत बड़ी गलती है। याद रखो क्यों गलती है, क्योंकि अगर आप ट्रक ड्राइवर हो या बस ड्राइवर हो तो उसमें जो है ना ब्लाइंड स्पेस वो सारे स्पेसेस को कहते हैं जिसमें ड्राइवर को पता ही नहीं होता है कि वहाँ कोई गाड़ी है, वहाँ कोई इंसान है, और वो बस अपना गाड़ी चलाते रहता है। अब मैं आपको बता दूं कि ख़ुद मेरी अपनी भी कार में, हालांकि ये होंडा सिटी कार है, लेकिन इसमें भी राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में, राइट में जो सामने का जो ग्लास लगा हुआ है उसके बाजू में जो विंडो है यानी जो डोर है, तो डोर और सामने वाला जो ग्लास है उसके बीच में जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़ुद जो है ना मेरे लिए ब्लाइंड स्पेस साबित होती है सम टाइम। कि कोई गाड़ी वाला अगर राइट साइड से आ रहा है तो नज़दीक, यानी वो ब्लाइंड स्पेस बन जाता है कभी कभी वो, ऐसे ही लेफ़्ट साइड के अंदर। तो इसके लिए आप जो टेक्नोलॉजीज़ है और जो रूल्स है आप उसको फॉलो करें। जब टेक्नोलॉजी आपके पास में है कि आपको कोई कार पीछे नज़र नहीं आ रही है लेकिन फिर भी आपको लेफ़्ट साइड जाना है, तो आप जो है बग़ैर इंडिकेटर के ना जाए, क्योंकि हो सकता है आपके ब्लाइंड स्पेस में आपको नज़र नहीं आ रही है वो कार और वो आपके बिल्कुल पीछे ही चल रहा हो, ऐसा भी होता है। तो इसके लिए देखो, आप जब हाईवे के ऊपर कार चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो तो ये सारी बातों का आप ख्याल रखो। इससे होगा क्या, आप भी सेफ़ रहोगे, आपकी फैमिली जो आपके साथ में है वो भी सेफ़ रहेंगे। हमारे भारत देश में भी अभी विदेशों के कंपैरिजन वाले रोड्स बन चुके हैं। अभी इस रोड को ही आप देखिए कितना ये खूबसूरत है। हालांकि ये कोई एक्सप्रेस वे नहीं है, ये अपना नॉर्मल हाईवे है, नेशनल हाईवे है, लेकिन इसको भी उन्होंने इतने अच्छे से बनाया है कि इस हाईवे के ऊपर भी आप आसानी से अपने हिसाब से गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन इस पर भी अगर आप, फिर वही मैंने मस्ती वाली जो बात कहा हूँ कि मस्ती में आके लोग ओवरटेक कर रहे हैं, मस्ती में आके बगैर इंडिकेटर दिए के और फिर एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। जैसे आज जो है वो समृद्धि महामार्ग पे 3 गाड़ियां एक दूसरे के अंदर घुस गई और उसके अंदर कई लोगों की जान चली गई। कौन जिम्मेदार है भाई इसके लिए, क्या ज़रूरत है, क्यों गई वो तीनों गाड़ियां एक दूसरे के बीच में। अब आप देखो ना, मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ पूरे रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से। अभी राइट साइड में कोई नहीं है, मैंने पीछे देखा कि पीछे वाली गाड़ी बहुत दूर है, राइट का इंडिकेटर दिया मैंने क्योंकि सामने बाइक वाले भाई साहब हैं, और मैं आ गया राइट साइड में। अब मेरी कार जो है आसानी के साथ में चल रही है, मैं भी चल रहा हूँ, दूर दूर तक मुझे जो है अब कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही है, मैं अपने एतबार से गाड़ी चला रहा हूँ। इस तरीके से देखो, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आप अपनी कार को चलाई। ऐसे ही अब आगे भी हम आपको ड्राइविंग स्किल्स के बारे में, गियर आपने कैसे बदलना चाहिए, कहाँ कौन से गियर का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसी तरह से उतार पे कैसी गाड़ी चलाए, चढ़ान पे कैसी गाड़ी चलाए, स्टीयरिंग का जजमेंट जो है वो कैसे बिठाए, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बताते रहेंगे। तो इस चैनल का एक्चुअल में मकसद यही है कि
जो दुनियावी लाइन का एजुकेशन और मालूमात है हम आपको देते रहे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े रहे। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम आप सभी लोगों से इजाज़त। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।